हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम 10 जुलाई 2025 द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। हमारी सबसे पहली न्यूज़ रहेगी किलाड़ी उत्खनन की रिपोर्ट, जो एक मंजूरी दी गई है। मतलब जो रिटायर्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कहा गया है कि आप किलाड़ी उत्खनन रिपोर्ट हमारे सामने पेश करेंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद FATF में भारत की भूमिका क्या है, कैट बॉन्ड प्राकृतिक आपदा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब कितनी भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है एलन मस्क का, तो उनको मंजूरी मिल चुकी है, उसके बारे में देखेंगे। तो ASI अलाउज रिटायर्ड तमिलनाडु आर्कियोलॉजिस्ट टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन किलाड़ी एक्सकेवेशंस। मतलब कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने अलाउ कर दिया है, एक रिटायर्ड तमिलनाडु जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको कहा है कि आप किलाड़ी उत्खनन पर हमारे सामने रिपोर्ट पेश करेंगे। जो है श्री रामन ने 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे। मतलब जो श्री रामन है इन्होंने रिपोर्ट पेश करनी है, ये 2019 में रिटायर्ड थे। इन्होंने किलाड़ी में तीसरे चरण के जो उत्खनन हुआ था वहाँ पर अलग अलग फेसेस में उत्खनन, मतलब कि जो माइनिंग की गई थी, तो उसमें पता चला था कि मतलब अलग अलग फेजेस में हुआ था प्रोसेस पूरा। तो उसका जो तीसरा चरण था उसको ये नेतृत्व उसको लीड कर रहे थे श्री रामन। अगर हम किलाड़ी उत्खनन के इतिहास के बारे में देखें तो किलाड़ी जो प्लेस है तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल है जो कि वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। जो किलाड़ी है तमिलनाडु की प्लेस है, शिवगंगा जिले में आती है और वैगई नदी के बिल्कुल किनारे पे है। ये जो स्थान है संगम युग लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के जो सांस्कृतिक व्यापारिक महत्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। किलाड़ी उत्खनन के जो प्राचीन तमिल सभ्यता है, विशेष रूप से जो पांड्य साम्राज्य है ना, जब हम चोल और पांड्य का देखते हैं, पांड्य साम्राज्य उसके जो शुरुआती चरण है उसके बारे में भी इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह है किलाड़ी उत्खनन की जो प्लेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्किंग वगैरह की गई है, मतलब कि यहाँ पर अभी उत्खनन का काम चल रहा है। अगर हम इसकी प्रारंभिक खोज और पहचान की बात करें तो सबसे पहले 20वीं सदी में एक जो पुरातात्विक स्थल के रूप में इसको फाइंड किया गया था, लेकिन जो व्यवस्थित उत्खनन हुआ था, मतलब पूरा एक प्रोसेस के साथ हुआ था, वो 2014 में शुरू था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण उन्होंने 2014-15 में प्रारंभिक सबसे पहले इसका सर्वेक्षण किया, जिसके बाद इसको संगम युग से जोड़ा गया था। इसका पहला चरण 2014 से 15 के बीच रहता है। तमिलनाडु का जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने प्रारंभिक उत्खनन शुरू किया था और इसी दौरान क्या कुछ मिला था, मिट्टी के बर्तन मिले थे, मोती मिले थे, यहाँ पर कांच की वस्तुएं और जो प्राचीन संरचनाएं हैं जैसे मूर्तियां वगैरह, जो कला के उनके जो नमूने थे वो यहाँ पर मिले थे। उसके बाद कार्बन डेटिंग की गई, जिससे पता चला कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मतलब इतने पुराने हैं, जो कि तमिल सभ्यता को पहले की तुलना में और ज़्यादा प्राचीन करते हैं। मतलब कि जो तमिल की जो सभ्यता है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी 6ठी शताब्दी के ऐसा पता किया गया है कि जो ये कार्बन डेटिंग जब हुई थी उससे पता चलता है कि ये कितने साल या कितने अरबों शरबों मतलब कितने समय पुराने ये हमें जो अवशेष कुछ भी वस्तुएं मिली हैं उससे ये पता चला कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ये सभी जो हमें सामान मिला है उस समय का है। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है 2016 से 17 के बीच। इससे फिर उत्खनन को दोबारा फिर शुरू किया गया, इसमें बड़े पैमाने पर संरचनाएं मिली, जिसमें ईंटें की दीवारें मिली, जल निकासी प्रणाली और औद्योगिक गतिविधियों के जो प्रमाण है, ऐसे एविडेंस मिलते गए। तमिल ब्राह्मी लिपि में जो शिलालेख लिखे हुए थे जो कि संगम साहित्य से संबंधित हैं, तो यहाँ पर मतलब जो तमिल संस्कृति है उसका क्या महत्व इसको दर्शाते हैं। इस चरण में यहाँ पर जो वस्तुएं मिली हैं उसमें रोमन सिक्के, विदेशी मूल की वस्तुएं भी शामिल थी, जो कि पुराने जो व्यापारिक संबंध होते थे उनको मतलब कि उनको शो करती थी कि जो पुराने व्यापारिक संबंध थे वो कैसे थे। तो रोमन साम्राज्य के साथ जो संबंध थे जिसकी वजह से रोमन के सिक्के यहाँ पर मिले या विदेशी और भी जो वस्तुएं मिली हैं उससे पता चलता है कि जो किलाड़ी जो प्लेस है यहाँ पर, तो यहाँ का जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना और किन किन साम्राज्य के साथ था। उसके बाद तीसरा चरण शुरू होता है जिसका जो नेतृत्व जिसको लीड करते हैं श्री रामन।
तो इन्होंने किलाड़ी को एक शहरी केंद्र के रूप में बताया था, स्थापित किया कि एक शहरी केंद्र है। यहाँ पर बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता में बस्तियाँ मिलती हैं उसी प्रकार के यहाँ पर एविडेंस मिले, जिसमें सड़कें, घर और जो कार्यशालाएं हैं वो भी शामिल थी। इसमें जो तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं उसमें संगम युग के जो सामाजिक आर्थिक जीवन को और ज़्यादा स्पष्ट किया गया। मतलब जैसे जैसे शिलालेख मिलते गए, जैसे जैसे हमें वस्तुएं प्राप्त होती गईं, उससे ये पता चलता गया कि इनका मतलब और क्या क्या महत्व है। इसके बाद चौथा चरण होता है और उसके बाद के जो उत्खनन थे 2020 से 23 के बीच ये चौथा चरण शुरू होता है। इसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है और जो तमिलनाडु पुरातात्विक विभाग है, इन दोनों ने आपस में मतलब सहयोग के साथ इस खनन को जारी रखा था। इसी दौरान यहाँ पर और ज़्यादा संरचनात्मक अवशेष मिले, जैसे गोदाम भी मिलने शुरू हुए, किलेबंदी पता चली कि किलेबंदी भी की जाती थी बस्तियों की। कार्बन डेटिंग से फिर पता चला कि ये 800 ईसा पूर्व तक पुराना है, जिससे ये पता चलता है किलाड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हो सकती है। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं, उसी प्रकार से ऐसा अब माना जा रहा है कि जो तमिलनाडु की जो सभ्यताएं हैं, जो दक्षिण भारत की सभ्यताएं हैं, उनमें सबसे पुरानी है एक किलाड़ी सभ्यता। इसके बाद अभी हाल ही के जो घटनाक्रम है 2024-25 के, 2024 में जो PS श्रीरामन हैं उनको किलाड़ी और कोडुमनाल उत्खनन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पहले के ये काम जो प्रभारी थे के अमरनाथ रामकृष्ण ने रिपोर्ट संशोधन से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट में कोई भी संशोधन नहीं करूंगा। तो उसी तरह से अब किसी और को इसके लिए अपॉइंट किया गया है कि आप इस पर रिपोर्ट पेश करेंगे। जो भी यहाँ से सामग्री मिली है उससे पता चलता है कि किलाड़ी एक काफ़ी प्रमुख व्यापारिक नगर था, काफ़ी औद्योगिक केंद्र था, जो कि प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ था। जिससे क्या होता था कि जो समुद्री मार्ग हुआ करते थे, रोमन साम्राज्य या फिर कहीं और हम साम्राज्य की बात करते हैं, तो उनके संबंध किलाड़ी के साथ जो हुआ करते थे वो समुद्री मार्गों से थे। तो इसीलिए ये औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र रहा है। इस पर महत्वपूर्ण खोजें कौन कौन सी इस जगह पर की गई हैं? तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि संगम युग का जो सामाजिक और व्यापारिक जीवन कैसा था। उसके बाद औद्योगिक गतिविधियां देखने को मिली हैं, जैसे कि यहाँ पर कपड़ा, धातु और मोती के जो बनाने के, मतलब कपड़ा बनाया जाता था, धातु बनते थे, यहाँ पर मोती बनाए जाते थे, ऐसे एविडेंस मिले हैं। विदेशों के साथ संपर्क हमें दिखते हैं, रोमन के सिक्के, भूमध्य सागरीय जो मिट्टी है उसके बर्तन मिलते हैं, और जो बाकी प्राचीन वस्तुएं हैं वो उन सभी से पता चलता है कि पूरे मतलब वैश्विक व्यापार में ये किलाड़ी सभ्यता या जो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता ये है। मतलब इनके व्यापार काफ़ी दूर दूर तक हुआ करते थे। उसके बाद शहरी नियोजन की एविडेंस मिलते हैं। जल निकासी प्रणाली, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं कि वहाँ की जल निकासी प्रणाली काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी, इसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ईंटों की संरचना कैसी थी और जो बस्तियाँ हैं वो एक उन्नत सभ्यता को दर्शाती हैं। तो इसी तरह ये सारी महत्वपूर्ण खोजें किलाड़ी से की गई हैं। इसके बाद इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? जो किलाड़ी उत्खनन है उससे तमिल सभ्यता ये पता चलता है कि तमिल सभ्यता काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पहले की तुलना में 300-400 साल प्राचीन है। इस बात को मतलब प्रूफ किया गया है, जिससे पता चलता है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक मानी जाती है। इसके बाद ये जो जगह है किलाड़ी स्थल है, संगम साहित्य में इसको वर्णित किया गया है, जिससे पता चलता है कि ये शुरुआती चरणों को जो पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। उसके बाद जो किलाड़ी है उसने प्राचीन दक्षिण भारत के वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है। तो इसी तरह ये देखने को मतलब पता चलता है कि जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है किलाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस पर कुछ विवाद और चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। कुछ विद्वानों के बीच बहस चल रही है, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन होने का दावा करता है। ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसके बिल्कुल समकालीन, मतलब कि आप इसको मान सकते हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड था। एक तरफ किलाड़ी सभ्यता फल फूल रही थी तो दूसरी तरफ हड़प्पा। तो इसी तरह ये थोड़ा विवादित बन जाता है।
उत्खनन और रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो रही है। जैसे कि अमरनाथ रामकृष्ण का जो स्थानांतरण हुआ था, मतलब उनका ट्रांसफ़र, और उनके द्वारा जो रिपोर्ट संशोधन इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि मैं अपना जो रिपोर्ट है संशोधन उसको नहीं करूँगा। तो इसी वजह से अब रिपोर्ट किसी और को कहा गया कि आप इस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब हमारी सेकेंड न्यूज़ है, इंडिया प्लेड की रोल इन ब्रिंगिंग आउट FATF रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो जो FATF एक संस्था है, एक प्रकार की आप मान सकते हैं एक प्रकार का एक संगठन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसने रिपोर्ट तैयार जो इसकी की गई उसमें भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है आतंकवाद वित्त पोषण पर। मतलब जी आतंकवाद को जो उसको फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है उसको लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने इसको संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किया, जिसमें जो आतंकवाद और इसके जो वित्तीय जोखिम है उस पर ध्यान दिया गया। ये पहली बार हुआ है कि FATF ने अपनी रिपोर्ट में राज्य प्रायोजित आतंकवाद की अवधारणा को शामिल किया। आज से पहला कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। पाकिस्तान से जो आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, उनके द्वारा हवाला, और जो गैर सरकारी संगठन है यानी कि NGOs होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया होते हैं, क्रिप्टो करेंसी, इन सभी का यहाँ इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया। 2019 का जो पुलवामा अटैक हुआ था भारत में, 2022 के गोरखनाथ मंदिर हमले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के दुरुपयोग के उदाहरण भी दिए गए हैं, जहां पर आतंकवादियों ने जो विस्फोटक सामग्री खरीदी थी और फंड ट्रांसफ़र किए थे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इसको शामिल किया गया। अब देखिए FATF क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसकी स्थापना होती है 1989 में की जाती है, एक फोर्स होती है ये, और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, पेरिस फ्रांस में है। इसके अगर हम हाल ही में देखें तो 39 मेंबर्स इसके मतलब सदस्य हैं, 39 कंट्रीज़, जिसमें 37 देश हैं और 2 जो है क्षेत्रीय संगठन है, जैसे यूरोपियन संगठन है, यूरोपियन यूनियन है और खाड़ी सहयोग परिषद है। भारत इसमें शामिल हुआ था 2010 से, अभी इसका पूरी तरह से मेंबर बन चुका है। FATF के उद्देश्य क्या होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकने के लिए नीतियाँ बनाना, आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ नीतियाँ बनाना, देशों को जोखिम आधारित जो दृष्टिकोण होता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच, वो अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना कि अब अगर आपको कुछ मतलब आगे बढ़ना है या कुछ पॉलिसीज बनानी, उसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी हो सकता है। गैर कानूनी वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करना और उसको रोकने के लिए जो इलीगल गतिविधियाँ होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको रोकने के लिए उपाय देना। तो ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा जो FATF है उसकी 40 रिकमेंडेशंस की गई हैं, मतलब 40 सिफारिशें, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग आती है, आतंकवादी वित्त पोषण आता है, प्रसार वित्त पोषण को रोकने के लिए इन सभी को पैरामीटर्स बनाया गया है। इसके अलावा इसमें ग्राहक परिश्रम, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस होता है, संदिग्ध लेन देन की जो रिपोर्ट होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सभी इसमें सोल्यूशन यानी कि उपाय शामिल किए गए। 2012 में इन सिफारिशों को दोबारा फिर से अपडेट किया गया था ताकि जो खतरे उभर रहे, नए नए खतरे, जैसे उससे पहले साइबर क्राइम बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब जो साइबर अटैक, जो साइबर क्राइम होते हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सभी को शामिल किया गया था, क्योंकि इसमें जो पहले सिफारिशें थी उसमें इतना ज़्यादा डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स थे उनके माध्यम से जो भी खतरे हो रहे हैं उनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 2012 के बाद इनको भी ऐड कर लिया गया था। FATF का मूल्यांकन और निगरानी कैसे होती है, सबसे पहले पारस्परिक मूल्यांकन यानी कि म्यूचुअल एवेल्युएशन होता है। FATF जो है उसके जो कंट्रीज मेंबर्स हैं उन्होंने धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ प्रणालियों का ये मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन होता है। जैसे भारत का जो इवैल्यूएशन 2024 में हुआ था, जिसमें नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया था। उसके बाद लिस्ट होती है एक ग्रे और ब्लैक लिस्ट, जो गैर अनुपालक देश होते हैं, मतलब कि जिन पर ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होती है, उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है या ब्लैक लिस्ट में। जैसे कि पाकिस्तान 2018 से 22 तक ग्रे लिस्ट में शामिल था। वो FATF की जो सिफारिशें उसको मानने के लिए मतलब कम मानता था, या उनको ना मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से उनको ग्रे और ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है कि उन पर ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होती है। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में आतंकवाद को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, काफ़ी समर्थन मिलता है।
तो हो सकता है इस बार फिर FATF में पाकिस्तान को ऐड कर लिया जाए कि उस पर ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है। ऐसी कंट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जो ऐसे खतरों से मतलब बाकी देशों के लिए खतरा बने हुए हैं। अगर जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है तो इससे क्या भारत को पूरी तरह से खतरा है, क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा पहलगाम अटैक हुआ, उससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था। तो ऐसे आतंकवाद जो अटैक है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से भारत ने अपना जो पक्ष रखा है इस रिपोर्ट में, तो इस बार ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का इसमें अहम रोल रहा है FATF की रिपोर्ट को पेश करने में। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं ये हमने देखा ही था कि जो डिजिटल टेक्निक्स होती है जिसमें क्रिप्टो करेंसी, डॉर्कनेट या ई-कॉमर्स है, उसके दुरुपयोग पर नज़र रखना। उसके अलावा जो NPOs होते हैं, गैर लाभकारी संगठन होते हैं, तो उसका हवाला और जो अन्य अनौपचारिक चैनल उनके दुरुपयोग को रोकना, ये सभी इसके प्रमुख कार्य रहे हैं। वैश्विक स्तर पर मतलब पूरे विश्व में जो वित्तीय पारदर्शिता को बनाकर रखना, सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखिए भारत और FATF का क्या रोल है। भारत 2010 में इसका पूरी तरह से मेंबर बन चुका था, एशिया पैसिफिक ग्रुप का एक हिस्सा है। भारत ने धन शोधन निवारण कानून 2002 में लागू किया था और जिसे प्रवर्तन निदेशालय लागू करता है। उसके अलावा 2025 की जो आतंकवादी वित्त पोषण पर FATF रिपोर्ट में भारत ने काफ़ी इम्पोर्टेंट की रोल अदा किया है। विशेष रूप से जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, मतलब कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसको शामिल करने में इसका प्रभाव क्या रहा है। FATF की जो सिफारिशें हैं देशों के लिए कानूनी वित्तीय ढांचे को मजबूत करने में मदद करती हैं कि कोई भी देश है उसकी अगर सिफारिशों को मान लेता है तो वो देश का जो कानूनी और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। गैर अनुपालक देश जो इन सिफारिशों को पालन नहीं करते उनको आर्थिक प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है, ये भी इसका इफेक्ट होता है। ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित और जो पारदर्शी बनाए रखने में सहायक होता है। अब देखिए हमारी थर्ड न्यूज़ है, मतलब हमने पहली 2 न्यूज़ कर ली, अब तीसरी है हाउ कैन कैट बॉन्ड्स प्लान फॉर अ नेचुरल डिज़ास्टर। जो कैट बॉन्ड्स होते हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर में क्या उनकी भूमिका है या वो क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कैट बॉन्ड जिसको कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का जो फाइनेंशियल आप मान सकते हैं फाइनेंशियल तंत्र होता है, मतलब कि जो वित्तीय तंत्र होता है ना, तो उस प्रकार से इसको मान सकते हैं। ये प्राकृतिक आपदा के लिए वित्तीय सहायता देता है। जो जोखिम प्रबंधन है उसका एक उपकरण होता है जो कि बीमा कंपनी, सरकार और जो अन्य संस्थाएं उनको प्राकृतिक आपदा जो जिसमें बाढ़, तूफान, भूकंप आता है उससे जो भी नुकसान होता है उसमें बचाने के लिए ये मदद करता है, मतलब ये फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ये बॉन्ड होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उच्च रिटर्न की संभावना, मतलब कि इन्वेस्टर्स से एक बार पैसा जो उनका यूज़ होता है उसके बाद उनको काफ़ी रिटर्न की जो संभावना प्रदान करते हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम भी शामिल होता है। अब देखिए इसके कारक कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले तो रिस्क ट्रांसफ़र होता है इसमें। कैट बॉन्ड जो बीमा होता है, बीमा कंपनियों को प्राकृतिक आपदा से जो भी होने वाले बड़े नुकसान, जोखिम पूंजी बाजार में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। जैसे उदाहरण शायद समझते हैं, कोई बीमा कंपनी तूफान से होने वाले नुकसान को कवर करना चाहती है तो वो क्या करेगी, कैट बॉन्ड जारी करेगी। अगर तूफान नहीं आता तो जो इन्वेस्टर्स हैं ब्याज और मूलधन प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर तूफान आता है तो जो नुकसान हुआ है उससे एक निश्चित सीमा से अधिक होता है, तो निवेशकों का पैसा नुकसान को कवर करने में उपयोग होता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं, एक बॉन्ड जारी किया गया है, ठीक है, मान लीजिए कि उस एरिया में तूफान नहीं आया तो क्या होता है कि जो भी उससे ब्याज या जो भी उसका प्रिंसिपल है वो सभी इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तूफान आता है और वो पैसे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो जो निवेश के इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा कवर करने में ये जो मतलब उसको एक लिमिट लगा दी जाती है कि इतनी लिमिट तक आपका जो पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें अगर तूफान मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा होता है तूफान से तो इस पूरी तरह से उनको पैसा वापस मिल पाना मुश्किल होता है, थोड़ा रिस्क भी रहता है इसमें। इसके बाद फाइनेंशियल रिजिलियंस होती है, लचीलापन होता है। कैट बॉन्ड जो आपदा के बाद जो तत्काल धन उपलब्ध कराते हैं, मतलब इमीडिएट यहाँ पर मनी दी जाती है जिससे जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर राहत और जो दोबारा उसको निर्माण के कार्य शुरू किए जा सकें।
इसके अलावा सरकार निगम इन बॉन्डों का उपयोग करके जो भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसके लिए पहले धन सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे फिर इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है उसमें वित्तीय बोझ कम होता है। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट एंड मॉडलिंग होती है, जोखिम मूल्यांकन किया जाता है। कैट बॉन्ड जारी करने से, मान लीजिए जिस दिन कैट बॉन्ड जारी होना उससे पहले प्राकृतिक आपदा का जो जोखिम है उसका विश्लेषण किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है कि कितना ज़्यादा इससे नुकसान होने वाला है। इसमें वैज्ञानिक मॉडल, ऐतिहासिक डेटा, संभावित नुकसान का आकलन शामिल होता है। उसके बाद जो सरकार संगठन उसको बेहतर योजना बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है इस प्रक्रिया से, जैसे आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है। इसके अलावा एक और कारक होता है वैकल्पिक पूंजी स्रोत भी यहाँ पर दिया जाता है, ऑल्टरनेटिव कैपिटल सोर्स, जो पारंपरिक बीमा, पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस की तुलना जब करते हैं, इससे कैट बॉन्ड जो है पूंजी बाजार से धन जुटाने का एक ऑप्शनल एक तरीका हो सकता है, ऑल्टरनेटिव सोर्स है ये बीमा कंपनियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जो आपदा है, जो भी डिजास्टर है उसको कवर करने में काफ़ी मदद करता है, खास करके जब पाए बीमा बाजार सीमित हो जाए। मतलब कि जब जो बीमा बाजार होता है ना वो सीमित हो जाए तो उस समय पर जो कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां, उसको अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। इसके बाद रिस्क डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है, जोखिम विविधीकरण। कैट बॉन्ड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक मौका देते हैं, क्योंकि बॉन्ड पारंपरिक वित्तीय बाजार जैसे कि स्टॉक या बॉन्ड से ये कम संबंधित होते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर, बीमा कंपनियां दोनों को जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसके जोखिम को अच्छे तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्पीड इन डिजास्टर रिस्पांस, यानी कि आपदा की प्रक्रिया में गति हो सकती है। कैट बॉन्ड में अक्सर जो ट्रिगर लगे होते हैं जिससे ये पता चलता है कि नुकसान की स्थिति में धन कब और कैसे दिया जाएगा। ये ट्रिगर मान लीजिए भूकंप की तीव्रता या तूफान की गति से पहले इनको परिभाषित किया जाता है, जिससे आपदा के बाद जो त्वरित वित्तीय सहायता होती है वो बिल्कुल उपलब्ध हो सकती है। मतलब कि अगर पता चल जाए किसी एरिया में कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है तो उससे पहले ही ये बॉन्ड तैयार होते हैं ताकि वहाँ की जो फाइनेंशियल हेल्प है उनको समय पर मिल सके। अगर इसको कार्यान्वयन करना है कैट बॉन्ड को, इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या कदम होते हैं? सबसे पहले जोखिम पहचान होनी चाहिए। जो भी नेचुरल डिजास्टर आ रहा है जिसमें बाढ़, भूकंप, तूफान आता है तो उसकी संभावना और प्रभाव का आंकलन करना होगा। उसके बाद बॉन्ड की संरचना कैसे होती है, कुछ शर्तें होती है बॉन्ड की, जैसे कि ट्रिगर तंत्र लगा होता है, इसमें अवधि और जो ब्याज दर निर्धारित, ये सब कुछ पहले से ही तय करना होगा। उसके बाद इन्वेस्ट को अट्रैक्ट करना होगा, आकर्षित करना होगा। निवेशक जो होते हैं उनको उच्च रिटर्न के बदले जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मतलब कि रिटर्न के बदले उन्हें मतलब ऐसा कुछ लालच, कुछ ऐसा उन्हें अट्रैक्ट इस तरीके से किया जाए कि अगर उन्हें वापस बहुत ज़्यादा रिटर्न, मतलब कि जो वापस उन्होंने पैसा लेना है वो चाहते अगर हमें डबल या ज़्यादा मात्रा में मिले तो उसके बदले उनको रिस्क भी लेना होगा। इसके अलावा जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सहायता भी ले सकते हैं इसमें। जोखिम मॉडलिंग और जो बॉन्ड जारी करते हैं उनके लिए विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स, जिसमें री इंश्योरेंस कंपनियां या वित्तीय सलाहकार, उनसे भी हेल्प ली जा सकती है। तो ये सभी कदम हो सकते हैं कैट बॉन्ड्स को कार्यान्वयन मतलब कि लागू करने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें अभी कौन कौन सी कंट्रीज़ में, मैक्सिको जो है, सरकार ने, मैक्सिको की जो गवर्नमेंट उसने भूकंप, तूफान के जोखिम को कवर करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से कैट बॉन्ड जारी किए हैं, जो कि आपदा के बाद त्वरित राहत प्रदान करते हैं। मतलब कि कोई भी जब डिजास्टर आता है तो उसके बाद इमीडिएट ये हेल्प दी जाती है। कैलिफोर्निया में भूकंप प्राधिकरण, कैलिफोर्निया अर्थक्वेक अथॉरिटी ने ये बॉन्ड जारी किए हैं भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अगर आपने देखा हो हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। तो इन बॉन्ड की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले तो इनकी उच्च लागत होती है, जो इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर बना होता है। यह जोखिम मॉडलिंग जो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो सकती है, मतलब कि रिस्क इसमें महंगा हो सकता है। तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा डरते हैं, हम यहाँ पर अपना पैसा क्यों लगाएं, यहाँ पर डूबने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिबिलिटी भी होती है। इन बॉन्डों को डिज़ाइन करने, प्रबंधित करने के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। अगर एक्सपर्ट्स इनको कंट्रोल या इनको प्रबंधित ना कर पाएँ तो इससे ज़्यादा मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
उसके अलावा ये सीमित कवरेज होती है, मतलब इसका जो एरिया कवरेज का वो थोड़ा कम रहता है। केवल विशिष्ट पूर्व निर्धारित आपदा के लिए ही ये कवर किए जाते हैं। मान लीजिए अगर अचानक से कहीं किसी प्लेस पर कोई आपदा आ गई, किसी मान लीजिए किसी स्टेट, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में अचानक से कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, लेकिन उसकी पहले जानकारी नहीं थी, तो उससे क्या होगा, ये कैट बॉन्ड वहाँ पर काम नहीं आएगा, क्योंकि इसको पहले से वहाँ पर मतलब पूर्व निर्धारित करना होगा, तभी इससे वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इसी तरह ये सब थोड़ी इसकी लिमिटेशंस रहती हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टारलिंक सिक्योर्स वन मोर अप्रूवल। जो स्टारलिंक है उसको एक और अप्रूवल मिल चुकी है। ये एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। भारत में ये अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करना चाहती है और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस में अंतिम नियामक में, मतलब इसका जो लास्ट का जो प्रोसीजर था, जो लास्ट स्टेप था, उसको ये अप्रूवल मिल चुकी है। 8 जुलाई 2025 को अप्रूवल दिया गया था। 7 जुलाई 2030 तक ये वैलिड रहेगा। स्टारलिंक जेन 1 कॉन्स्टलेशन के जो परिचालन जीवन के अंत तक जो भी पहले हो, मतलब कि ये जो 8 जुलाई 2025 से लेकर 7 जुलाई 2030 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, तब तक ये वैलिड रहेगा भारत में। इसके साथ ही क्या हुआ कि जो स्टारलिंक है उसको पिछले महीने दूर संचार विभाग ने भी उसे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस मिल चुका था। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी ए सेवाओं के लिए भी लाइसेंस मिल चुका है। मतलब कि जो स्टारलिंक कंपनी है एलन मस्क की, अब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की फिराक में है, क्योंकि उसको हर जगह से मंजूरी मिलती जा रही है। सेवाओं के जो रोल आउट होते हैं उसके लिए स्टारलिंक जो कंपनी है उसको अभी स्पेक्ट्रम आवंटन, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए इसकी जो टेस्टिंग की जाएगी, ट्रायल पूरा करने की अभी तक ज़रूरत है, मतलब ट्रायल करने के बाद ही इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। स्टारलिंक भारत में यूटेलसैट ऑन वन वेब एंड रिलायंस जियो के बाद ये तीसरी कंपनी बन चुकी है जिसे सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी मिली है। मतलब कि भारत में अब जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं हैं ये स्टारलिंक के द्वारा भी प्रदान की जाएंगी। जिससे पहले रिलायंस जियो कंपनी है, उससे पहले यूटेलसैट वन वेब है, तो इन कंपनी के बाद ये तीसरी बड़ी कंपनी है। अब देखिए एक न्यूज़ और है, छोटी न्यूज़ है ये। देयर इज़ अ क्वाइट विजिबल क्राइसिस इन हायर एजुकेशन इन इंडिया दैट रन्स डीप एकेडमिक। मतलब कि जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है दीपक नैयर, उनके द्वारा एक बयान आया कि भारत में जो गुणवत्ता है, एजुकेशन की गुणवत्ता वो थोड़ी कम है, उसमें क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण क्या क्या रहते हैं, मतलब ये कौन कौन से कारक होते हैं जिसकी वजह से जो भारत में एजुकेशन पॉलिसी है उसकी क्वालिटी थोड़ी कम रहती है। तो सबसे पहले तो होता है कि गुणवत्ता का अभाव होता है। मतलब जो भारतीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेज होती हैं, वो बुनियादी ढांचा उनका पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। पुराने पाठ्यक्रम होते हैं या फिर वहाँ पर एजुकेटर्स की कमी होती है। तो इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है भारत। वैश्विक रैंकिंग में जो भारतीय संस्थानों की सीमित उपस्थिति रहती है, IIT और IISc जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर इसकी पुष्टि करते हैं। मतलब कि भारत के जो IIT जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर IISc, इनको छोड़कर जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं। पूरे विश्व में उनकी कहीं भी रैंकिंग नहीं आ पाती है। तो इन सभी का कारण यही है कि यहाँ पर क्वालिटी की कमी है। उसके बाद पहुँच और समानता, जो उच्च शिक्षा तक पहुँच है जो गाँव के क्षेत्र है वहाँ तक नहीं हो पाती। आर्थिक रूप से जो वर्ग कमज़ोर है, हाशिए पर रहने वाले जो लोग होते हैं, समुदाय होते हैं, अनुसूचित जातियाँ, जनजाति या फिर बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उन तक एजुकेशन की पहुंच और समानता नहीं है। निजी संस्थानों की जो उच्च फीस है और जो सरकारी संस्थानों में सीमित सीटें होती हैं, मतलब जो सरकारी संस्थान होते हैं उसमें सीटों की लिमिटेशंस होती हैं कि इतनी सीट्स ही हर साल स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, जिसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उन पर आसानी से पहुँच नहीं बन पाती। मतलब वो कुछ आर्थिक तौर पर इतने कमज़ोर वर्ग होते हैं कि वो फीस नहीं पे कर पाते, जिसकी वजह से सरकारी सीट भी उन्हें दी जाती है जिनकी मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर रहे थे। लेकिन जो गांव के क्षेत्र जो आर्थिक रूप से आप सोचिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे वर्ग, उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाएगी, वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर
प्राइवेट कॉलेज की रिकमेंडेशन मिलती है, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इतनी फ़ीस पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो वर्ग पीछे रह जाता है। तो इससे क्या पूरे भारत के एजुकेशन पॉलिसी पर ही प्रभाव पड़ता है। उसके बाद रोज़गार उन्मुखी शिक्षा की कमी होती है, मतलब कि जो शिक्षा दी जाती है भारत में, या बहुत से अगर हम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में देखें, स्कूल्स में देखें, तो जो शिक्षा होती है वो सिर्फ किताबी शिक्षा होती है। मतलब उसमें कोई स्किल्स पे उन्हें कोई स्किल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं की जाती। मतलब पाठ्यक्रम अक्सर जो होता है उद्योग की आवश्यकताओं के साथ तालमेल नहीं खाता। मतलब कि जो किताबों में लिखा होता है वो बिल्कुल हम उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो कौशल एजुकेशन, मतलब कि जो स्किल एजुकेशन होती है वो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से रोज़गार और एजुकेशन का आपस में कोई भी बैलेंस नहीं बन पाता। मतलब जो कुछ पढ़ा होता है बुक्स में, उसको रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं हम उसको आजमा कर देख सकते। तो इससे क्या होता है कि बेरोज़गारी की समस्या बढ़ जाती है। उसके अलावा टेक्निकल और जो व्यावसायिक शिक्षा, उसमें निवेश अभी भी अपर्याप्त। जो भी इन्वेस्ट किया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद जो शोध और नवाचार है उसमें कमी देखी जाती है भारत में। जो अनुसंधान विकास होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर जो खर्च है जीडीपी का लगभग 0.7% है। मतलब कि आप खुद सोचिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ 0.7% ही खर्च किया जाता है, जो कि अगर हम पूरे विश्व से कंपेयर करें तो औसत से भी काफ़ी कम है। मतलब पूरे विश्व की अगर हम एवरेज देखें ना तो उससे भी बहुत कम है ये खर्च। ये जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें नवाचार, रिसर्च, डेवलपमेंट, शोध को जो सीमित किया जाता है, जिसकी वजह से भारत एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह रहा है। प्रशासनिक और जो नीतिगत चुनौतियां हैं वो भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं भारत को पीछे छोड़ने में, जिसमें भ्रष्टाचार होता है, नौकरशाही होती है, नियुक्तियों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं। ऐसे मुद्दों में जो शिक्षा के संस्थान होते हैं उसकी जो स्वतंत्रता है, दक्षता है, उसको प्रभावित कर दिया जाता है। मतलब आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट, मान लीजिए आईआईटी कॉलेजेस हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है तो वहाँ पर तो सिर्फ अमीरों के बच्चे ही जा पाएंगे, या फिर वो ही अपनी मतलब वो ही उस फील्ड में जाएंगे। गरीब तो जा नहीं सकता क्योंकि वो पैसा नहीं दे सकता। उसके अलावा नौकरशाही रहती है। उसके अलावा जो राजनीतिक, एक तो भारत में ये बहुत ही ज़्यादा, आपको इसको अच्छी बात मानिए बुरी बात, मतलब कि भारत की हर एक चीज़ में राजनीति आ ही जाती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिसर्च डेवलपमेंट हो, कहीं पर भी हो। मतलब कि राजनीति भारत के जो है, भारत की रगों रगों में बस चुकी है कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो प्रशासन होता है वो पूरी तरह से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार ऐसा होता है किसी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो नेता लोग होते हैं या कुछ भी होते हैं उनका काफ़ी दबदबा रहता है, तो जिसकी वजह से वो उन कॉलेजेस को, उन यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि रिसर्च डेवलपमेंट की जो टेक्निक है वो नहीं मिल पाती। आप जब समझते हैं इतनी बात तो आपको भी नॉलेज होगी कि क्या कुछ चल रहा है आजकल भारत में। मेन हम यही कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार, नौकरशाही और जो नियुक्तियाँ होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसमें जो पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होती है उसकी वजह से जो भारत की शिक्षा पॉलिसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, संभावित समाधान क्या है। एक तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुविषयक शिक्षा, शोध, समावेशिता पर जोर देती है। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बनाई गई है, अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाए। इसमें बहुविषयक शिक्षा, मतलब कि एक से ज़्यादा विषय की शिक्षा शामिल है। शोध, मतलब कि सर्च वाली जो सर्च एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेशन इसमें ऐड किया गया। और जो समावेशिता है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसको ऐड किया गया है। अगर इस पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से लागू कर दिया जाए तो आई होप भारत के में जो भी शिक्षा को लेकर क्राइसिस देखने को मिलते हैं वो कम हो सकते हैं। उसके बाद जो उद्योग अकादमिक सहयोग है, मतलब कि जो शिक्षा दी जाती है उनका रोल उद्योगों में भी होना चाहिए, तो उसको बढ़ावा देना होगा। दूसरा, जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देनी होगी। डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, मतलब डिजिटल एजुकेशन पर भी ध्यान देना होगा। उसके अलावा जो टीचर्स की कमी होती है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनको उनकी अपॉइंटमेंट करनी होगी। उन कमी को दूर करके ही हम हर एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद ग्रामीण और जो वंचित क्षेत्र है उसमें जो वहाँ के विद्यार्थी, मतलब कि उनको
हम स्कॉलरशिप दे के आगे आने का मौका दे सकते हैं। मतलब भारत सरकार स्कॉलरशिप, हालांकि कई प्रकार की स्कॉलरशिप दी भी जाती है भारत में, लेकिन अभी तक वो हर एक वर्ग तक स्कॉलरशिप नहीं पहुंच पाई जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो बुनियादी ढांचा है उसको विस्तार, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी पहुंच को आसान बनाना होगा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस तक। तो इससे कुछ हो सकता है, जो भी एजुकेशन में क्राइसिस है वो कम हो सकते हैं। तो ये सभी समाधान मतलब अच्छे से किए जाएं तो बहुत अच्छे से चल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की द हिंदू की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।